नमस्कार भाइयों और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटू क्लास से विक्रमपुर में आपका स्वागत है। अध्याय 2 सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। क्लास 8 का अध्याय 2 सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। अध्याय 8 का चैप्टर 2 है। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से सूक्ष्म जीव का उदाहरण है। निम्नलिखित में से सूक्ष्म जीव का उदाहरण है। क्या क्या है? कवक है, जीवाणु है, प्रोटोजोआ है, शैवाल है। कवक है, जीवाणु है, प्रोटोजोआ है, शैवाल है। ठीक है, चलिए देखिए क्लास 8 का चैप्टर 2 पेज नंबर। ठीक है, देखिए अमीबा है, पैरामीशियम है, स्पाइरल जीवाणु है, छर्णुमा जीवाणु है, क्लैमाइडोमोनास है, स्पायरोगायरा है। ठीक है, सूक्ष्म जीवों को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। सूक्ष्म जीवों को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। यह वर्ग है जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ एवं कुछ शैवाल। जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ एवं कुछ शैवाल। जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ एवं कवक के कुछ सामान्य सूक्ष्म जीव हैं। सूक्ष्म चित्र हैं। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य पहचान करें। 4 को दिया, उसमें वो सत्य पहचान। अतिसार एवं मलेरिया वायरस द्वारा होते हैं, ये गलत बात है। ये क्या है? गलत बात है। आइए सही सही पढ़ते हैं। विषाणु मतलब वायरस भी सूक्ष्म सूक्ष्म होते हैं, परंतु वे अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न है। वे केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं, अर्थात जीवाणु, पौधे अथवा जंतु कोशिका में गुणन करते हैं। कुछ विशेष रोग जैसे कि पोलियो एवं खसरा भी जीवाणु वायरस द्वारा होते हैं। जीवाणु वायरस द्वारा होते हैं। आज देखिए क्लास 8 का चैप्टर 2 चल रहा है। विषाणु वायरस भी सूक्ष्म होते हैं, परंतु वे अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न हैं। वे केवल परपोषी में ही गुणन होते हैं, अर्थात जीवाणु, पौधे अथवा जंतु कोशिका में गुणन करते हैं। कुछ सामान्य रोग जैसे जुकाम, इन्फ्लुएंजा मतलब फ्लू एवं एवं अधिकतर खांसी विषाणु द्वारा होते हैं। कुछ विशेष रोग जैसे पोलियो, खसरा भी विषाणु वायरस द्वारा होते हैं। कुछ विशेष रोग जैसे कि पोलियो एवं खसरा भी विषाणु वायरस द्वारा होते हैं। अतिसार एवं मलेरिया प्रोटोजोआ होते हैं। टाइफाइड एवं क्षय रोग मतलब टीबी जीवाणु द्वारा होने वाले रोग हैं। सूक्ष्म जीव के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूक्ष्म जीव के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन कौन कौन सा कथन सही है? दोनों कथन सही है। सूक्ष्म जीव एक कोशिकीय हो सकते हैं अथवा बहुकोशिकीय। सूक्ष्म जीव एक कोशिकीय हो सकते हैं अथवा बहुकोशिकीय। अमीबा जैसा सूक्ष्म जीव अकेले रह सकता है, जबकि कवक एवं जीवाणु समूह में रहते हैं। क्या समूह में रहते हैं? आइए, सूक्ष्म जीव एक कोशिकीय हो सकते हैं, जैसे कि जीवाणु, कुछ शैवाल शैवाल एवं प्रोटोजोआ अथवा बहुकोशिकीय जैसे कि कई शैवाल एवं कवक। यह बर्फीली, शीत एवं उष्ण गर्म स्रोतों तक हर प्रकार की परिस्थितियों में जीवित रह रहे हैं। यह मरुस्थल एवं दलदल में भी पाए जाते हैं। यह मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव दूसरे सजीवों पर आश्रित होते हैं, जबकि कुछ अन्य स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं। अमीबा जैसा सूक्ष्मजीव अकेले रह सकता है, जबकि कवक एवं जीवाणु समूह में रहते हैं। ठीक है, चलिए आइए। निम्नलिखित में से किसका उपयोग औषधि उत्पादन एवं कृषि में मृदा की उर्वरता को वृद्धि करने में किया जाता है, जिससे नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है? निम्नलिखित में से किसका उपयोग औषधि उत्पादन एवं कृषि में मृदा की उर्वरता में
वृद्धि करने में किया जाता है। एसिड नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। जीवाणु क्या है? जीवाणु पर्यावरण को स्वच्छ कर रखने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए कार्बनिक अवशिष्ट, सब्जियों के छिलके, जंतु अवशेष, पिस्ता इत्यादि का। अपघटन जीवाणुओं द्वारा किया जाता है तथा हानि रहित पदार्थ बनते हैं। स्मरण कीजिए, जीवाणुओं का उपयोग औषधि उत्पादन एवं कृषि में मृदा की उर्वरता में वृद्धि करने में किया जाता है, जिससे नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। दही के निर्माण के लिए कौन सा बैक्टीरिया जिम्मेदार है? दही के निर्माण के लिए कौन सा बैक्टीरिया जिम्मेदार है? लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबेसी बेसिलस एसिडोफिलस, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। दही में अनेक सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं, जिनमें लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु प्रमुख है, जो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। वह दूध में जनन कर उसे दही में परिवर्तित कर देते हैं। जीवाणु पनीर, चीज, अचार एवं अन्य खाद्य पदार्थों के उत्पादन में सहायक हैं। रवा, सूजी, इडली एवं भटूरे का एक महत्वपूर्ण संगठक दही है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों है? जीवाणु एवं ईस्ट के आटे के किण्वन में सहायक होते हैं, जिससे इडली एवं डोसा बनता है। इसमें इडली और डोसा बनता है। ईस्ट का उपयोग डैश के उत्पादन में किया जाता है। एल्कोहल। ईस्ट का उपयोग डैश के उत्पादन में किया जाता है। अल्कोहल। ईस्ट का उपयोग डैश के उत्पादन में किया जाता है। अल्कोहल। बड़े स्तर पर अल्कोहल, शराब एवं एसिटिक एसिड के उत्पादन में सूक्ष्मजीवों का उपयोग किया जाता है, जो गेहूं, चावल एवं फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में इस द्वारा अल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। क्या किया जाता है? शराब का उत्पादन किया जाता है। आटा फूलने के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा कारण है? आटा फूलने के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा कारण है? कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन। आटा फूलने के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा कारण है? कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन। कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन। इस तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं। इस तीव्रता के जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं। गैस के बुलबुले खमीर वाले मैदे का आयतन बढ़ा देते हैं। यह बेकिंग उद्योग में इस्ट के उपयोग का आधार है, जिसमें ब्रेड, पेस्ट्री एवं केक बनाए जाते हैं। चीनी को चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित की प्रक्रिया को कहते हैं। चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित की प्रक्रिया को कहते हैं किण्वन कहते हैं। क्या कहते हैं? किण्वन। यह गंध अल्कोहल की है, जो चीनी के अल्कोहल में परिवर्तित होने के कारण बना है। चीनी के अल्कोहल में परिवर्तित की यह प्रक्रिया किण्वन अथवा फर्मेंटेशन कहलाता है। एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के खिलाफ कैसे काम करता है? एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के खिलाफ कैसे काम करता है? बैक्टीरिया की वृद्धि को रोकता है। जब कभी आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर आपको पेनिसिलिन का इंजेक्शन देते हैं अथवा कोई अन्य प्रतिजैविक की गोली अथवा कैप्सूल देते हैं। इन औषधियों का स्रोत सूक्ष्मजीव है। ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्मजीवों को नष्ट कर देती है अथवा उनकी वृद्धि को रोक देती है। इस प्रकार की औषधि या प्रतिजैविक अथवा एंटीबायोटिक कहते हैं। आजकल जीवाणु और कवक
से अनेक प्रतिजैविक औषधियों का उत्पादन हो रहा है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली प्रतिजैविक है, जिन्हें कवक एवं जीवाणु में उत्पादन किया जाता है। ठीक है, चलिए। प्रतिजैविक मुख्यतः प्राप्त किए जाते हैं। प्रतिजैविक मुख्यतः प्राप्त किए जाते हैं ए और बी दोनों। प्रतिजैविक मुख्यतः प्राप्त किए जाते हैं ए और बी दोनों। ए और बी दोनों। जब जब कभी आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर आपको पेनिसिलिन का इंजेक्शन देते हैं, ठीक, अथवा कोई अन्य प्रतिजैविक की गोली अथवा कैप्सूल देते हैं। इन औषधियों का स्रोत सूक्ष्म जीव है। ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है अथवा उनकी वृद्धि को रोक देती है। इस प्रकार की औषधि को प्रतिजैविक अथवा एंटीबायोटिक कहते हैं। आजकल जीवाणु और कवक में अनेक प्रतिजैविक औषधियों का उत्पादन हो रहा है। क्या हो रहा है? अनेक उत्पादन हो रहा है। स्ट्रोमाइसिन स्ट्रोमाइसिन स्ट्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली प्रतिजैविक है। उन्हें कवक एवं जीवाणु में उत्पादित किया जाता है। किसी विशिष्ट प्रकार के सूक्ष्मजीव के समर्थन करके प्रतिजैविक का उत्पादन किया जाता है, जिन्हें अनेक रोगों में चिकित्सा में उपयोग में होता है। जब कोई रोगवाहक सूक्ष्मजीव हमारे शरीर में प्रवेश करती है तो शरीर से लड़ने लड़ने सूक्ष्मजीव के लिए डैश उत्पन्न होता करता है। जब कोई रोगवाहक सूक्ष्मजीव हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो शरीर से लड़ने सूक्ष्मजीव के लिए डैश उत्पन्न करता है। एंटीबॉडी एंटीबॉडी एंटीबॉडी। जब रोगकारक सूक्ष्मजीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हमारे शरीर प्रतिरक्षा उत्पन्न करता है। शरीर को यह भी स्मरण रहता है कि वही सूक्ष्मजीव अगर अगर हमारे शरीर में पुनः प्रवेश प्रवेश करता है। टीका से रोके जाने वाले निम्न में से कौन सी बीमारी नहीं है? टीका से रोके जाने वाले निम्न में से कौन सी बीमारी नहीं है? गंजापन 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 गंजापन। टीका वैक्सीन कार्य करता है। क्षय, चेचक तथा हेपेटाइटिस जैसी अनेक बीमारियों को वैक्सीन टीके द्वारा रोका जा सकता है। आइए 13 नंबर पे। सूक्ष्म जीव उत्पन्न करने वाले रोग निम्न रूप में जाने जाते हैं। सूक्ष्म जीव उत्पन्न करने वाले रोग जो है निम्न रूप में जाने जाते हैं। रोगजनक। सूक्ष्म जीव उत्पन्न करने वाले रोग निम्न रूप में जाने जाते हैं। रोगजनक क्या है? रोगजनक रोगजनक। क्या बोला? सूक्ष्मजीव अनेक प्रकार से हानिकारक हैं। कुछ जो सूक्ष्मजीव मनुष्य, जंतुओं एवं पौधे में रोग उत्पन्न करते हैं। रोग रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे सूक्ष्मजीव को जीवाणु अथवा रोगजनक कहते हैं। कुछ कुछ सूक्ष्मजीव भोजन, कपड़े एवं चमड़े की वस्तुओं को संदूषित कर देते हैं। संचरणीय संचरणीय रोग में संचरणीय रोग में आने वाले कारक। संचरणीय रोग में आने वाले कारक चारों है: वायु, जल, भोजन, कायिक संपर्क द्वारा। मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव श्वसन द्वारा, पेयजल एवं भोजन द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। संक्रमित व्यक्ति अथवा जंतु के पीछे संपर्क में आने पर भी रोग को संचरण हो सकता है। सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं, संचरणीय रोग कहलाते हैं।
बोलेगा संचरणीय रोग किसे कहते हैं? सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से सूक्ष्म व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा अथवा कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं, संचरणीय रोग कहलाते हैं। इस प्रकार के रोगों के कुछ उदाहरण हैजा है, सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स है, चिकन पॉक्स, ठीक है। आइए, डेंगू का वाहक मच्छर कौन है? डेंगू का वाहक मच्छर है एडिज एडिस एडिस मच्छर। डेंगू का वाहक मच्छर है, डेंगू का वाहक मच्छर है एडिस एडिस मच्छर है। क्या है? एडिस मच्छर है। मादा मादा एनफ्लीज मच्छर। मच्छर इसका अन्य उदाहरण है। मच्छर प्लेज्मोडियम मतलब मलेरिया परजीवी का वाहक है। मादा एडिस मच्छर डेंगू के वायरस का वाहक है। मादा एडिस मच्छर डेंगू के वायरस का वाहक है। हम मलेरिया अथवा डेंगू का नियंत्रण किस प्रकार कर सकते हैं? किस प्रकार कर सकते हैं? 1796 में चेचक के टीके की खोज किसने की थी? 1796 में चेचक के टीकों की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने की थी। क्या किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने की थी। आइए 17 नंबर। एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए 1798 में चेचक के टीके की खोज की थी। एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए 1798 में चेचक के टीके की खोज की थी। सम्मिलित कीजिए। मानव रोग और संचरण का तरीका। क्षय रोग कौन क्या हो जाएगा? वायु। मलेरिया क्या हो जाएगा? मलेरिया मच्छर, हैजा जल, ठीक है, इसे फैलता है। हो जाएगा क्या? बी नंबर। क्या बोला? मानव रोग, रोग कारक सूक्ष्मजीव, संचरण तरीका। क्षय रोग, खसरा रोग किसके दौरान? क्षय रोग जीवाणु, वायु। खसरा वायरस, वायु। चिकन पॉक्स वायरस और वायु सीधे संपर्क में। पोलिया वायरस, वायु जल, वायरस वायु जल, वायरस वायु जल। चलिए ठीक है। और हैजा, हैजा जीवाणु जल भोजन। टाइफाइड जीवाणु जल। हेपेटाइटिस ए वायरस जल। मलेरिया प्रोटोजोआ मच्छर। एंथ्रेक्स किसमें होती है? एंथ्रेक्स किसमें होती है? एंथ्रेक्स किसमें होती है? दो और तीन, मनुष्य और जानवर में। एंथ्रेक्स किसमें होती है? मनुष्य मनुष्य जानवर। उदाहरण के लिए एंथ्रेक्स मनुष्य एवं मवेशियों में होने वाला भयानक रोग है जो जीवाणु द्वारा होता है। गाय में खुर एवं मुंह का रोग वायरस द्वारा होता है। मिलान करें, नींबू बेकार, ठीक है। नींबू बेकर जीवाणु हो गया, गेहूं का रस्ट कवक हो गया, भिंडी की पित्त विषाणु हो गया, ठीक है। आइए, नींबू के कर जीवाणु वायु के द्वारा, गेहूं का रस्ट कवक वायु एवं बीज के द्वारा, भिंडी के पित्त वायरस और कीट। आप कैसे भोजन का संदूषण की पहचान करें? भोजन का स्वाद खराब होना, दुर्गंध आना, इसके रंग रूप में परिवर्तन होना। अध्याय 1 में हमने खाद्य बीजों के परीक्षण एवं भंडारण के उपायों के विषयों में पढ़ा था। हम पके हुए भोजन का घर घर पर परीक्षण किस प्रकार कर सकते हैं? आप जानते हैं कि खुले एवं नम स्थान पर रखी ब्रेड का पर कवक आक्रमण कर देते हैं। सूक्ष्मजीव हमारे भोजन को संदूषित कर देते हैं। संदूषित भोजन भोजन से दुर्गंध आने लगती है, इसका स्वाद भी हो जाता है तथा रंग रूप में भी परिवर्तन आ जाता है। क्या भोजन का संदूषण एक रासायनिक अभिक्रिया है? एक रासायनिक अभिक्रिया है।
बोला रसायन रसायन आमतौर पर खाद्य परीक्षकों के रूप में उपयोग किए जाते हैं। रसायन आमतौर पर खाद्य परीक्षकों के रूप में उपयोग किए जाते हैं। सोडियम मेटा बाइसल्फेट और सोडियम बेंजोएट सोडियम मेटा बाइसल्फेट और सोडियम बेंजोएट सोडियम बेंजोएट नम एवं खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकने के लिए सामान्य रूप में किया जाता है। अतः इन्हें परीक्षण कहते हैं। हम नमक हम नमक अथवा इन्हें परीक्षक परीक्षक कहते हैं। हम नमक अथवा खाद्य अम्ल का प्रयोग अचार बनाने में करते हैं, जिससे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि होती है। सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम मेटावाइसल्फाइड समान परीक्षक है। जैम एवं लखवेस बनाने के लिए रसायन का उपयोग संदूषित होने लगते हैं बचाता है। नमक एवं खाद का उपयोग कई खाद्य पदार्थों में परिरक्षक के रूप में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह नमक एवं खाद का उपयोग कई खाद्य पदार्थों में परिरक्षक के रूप में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह बैक्टीरिया के विकास विकास को रोकता है बैक्टीरिया के विकास को रोकता है। नमक एवं खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकने के लिए सामान्य रूप से किया जाता है। अतः इन्हें परीक्षक परिरक्षक कहते हैं। ठीक, चलिए आइए 23 नंबर। खाद्य अम्ल का प्रयोग अचार बनाने में करते हैं, जिससे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं होती। सोडियम बेंजोएट एवं सोडियम मेटावाइसल्फाइड समान परीक्षक हैं। जैम एवं सल्फेट बनाने में इन रसायनों का उपयोग उन्हें पर संदूषित होने से बचाता है। निम्नलिखित में से संदूषित को नियंत्रित करने वाला कारक है। निम्नलिखित में से संदूषित को नियंत्रित करने वाला कारक है। इनमें से सभी है इनमें से सभी हैं। नमक द्वारा परीक्षण सामान्य नमक का उपयोग मांस एवं मछली के परीक्षण के लिए काफी लंबे अरसे से किया जा रहा है। जीवाणु की वृद्धि रोकने के लिए मांस एवं मछली को सूखे नमक से ढक देते हैं। नमक का उपयोग आम, आंवला एवं इमली के परीक्षण परीक्षण में भी किया जाता है। आइए चीनी का परीक्षण करेंगे। चीनी का परीक्षण जैम, जेली एवं सक्वेस का परीक्षण चीनी द्वारा किया जाता है। चीनी के प्रयोग से खाद्य पदार्थों में की नमी में कमी आती है, जो संदूषण करने वाले जीवाणुओं की वृद्धि को नियंत्रित करता है। तेल एवं सिरके द्वारा परीक्षण तेल एवं सिरके का उपयोग अचार को संदूषित से बचाने में किया जाता है, क्योंकि इसमें जीवाणु जीवित नहीं रह सकते। सब्जियां, फल, मछली तथा मांस का परीक्षण इस विधि द्वारा करते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा परजीवी जीवाणु जिम्मेदार होता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा सहजीवी जीवाणु जिम्मेदार होता है? राइजोबियम कौन होता है? राइजोबियम। अभी कक्षा 6 और 7 में राइजोबियम जीवाणु के बारे में पढ़ा है, जो लेग्यूम पौधे दलहन नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। स्मरण कीजिए, राइजोबियम लेग्यूम पौधे की ग्रंथिकाओं में रहते हैं, जैसे सेम और मटर, जो एक सहजीवता है। कभी कभी तरित विद्युत द्वारा भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, परंतु आप जानते हैं कि नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में स्थिर रहती है। आपको
आश्चर्य होगा कि यह कैसे संभव है। आइए इसके विषय में अगले भाग में समझते हैं। अगले भाग में समझते हैं। निम्नलिखित कथनों में वो सत्य कथन की पहचान करें। इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक। और वायु, हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस है। हमारे वायुमंडल में 78% गैस गैस है, नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन सभी सजीवों का आवश्यक संगठक है, जो प्रोटीन, पर्णहरित, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक, ठीक, एसिड एवं विटामिन में उपस्थित है होता है। पौधे एवं तंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर सकते हैं। मिट्टी में उपस्थित जीवाणु व नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। जब नाइट्रोजन इस प्रकार उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित हो जाती है, पौधे इसका उपयोग मिट्टी में जड़ तंत्र द्वारा करते हैं। इसके पश्चात अवशोषित नाइट्रोजन का उपयोग प्रोटीन एवं अन्य यौगिकों के संश्लेषण में करते हैं। पौधे पर निर्भर करने वाले जंतु उनमें प्रोटीन एवं अन्य नाइट्रोजनीकरण यौगिक प्राप्त करते हैं। ठीक है। क्लास 8 का चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कंप्लीट कर दे। चैप्टर 3 अगले वीडियो में मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट